आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे मित्र सूरज जी माने, मंच पर उपस्थित उनके सभी साथी रमेश पाटिल जी, विशेष फुटानी जी, भूपेंद्र जी रायपुरे, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे विदर्भ से आए हुए सारे गणमान्य, मेरी सारी माताएं, बहनें, आदरणीय मंच, दोस्तों, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के इस संविधान परिषद के अंदर उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और सब लोगों का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप नागपुर में यहाँ आए, ये बात बताती है कि आपके दिल में कुछ तो भी है। ये वही बातें हैं कि जिसके कारण मैं ऐसा समझता हूं कि सुरेश भाऊ को वारंवार इस तरीके से परिषद होगी या इस तरीके से संवाद होगा वो करने की ऊर्जा मिलती है और उसके कारण ये सारी बातें होती है, क्योंकि ये सारी चीजें करना ही कोई मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा आयोजन करना, सब करना, जो करता है उसको पता है। तो इसलिए मैं सुरेश भाऊ का वाकई में अभिनंदन करूंगा। और कुछ बातें, जब इन्होंने इतना बड़ा मंच यहाँ रखा है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से ये हम लोग कोई यहाँ पर खुशहाली की बातें नहीं करने आए हैं। और जो हम यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से आए इसीलिए है कि कुछ तो भी विचार मंथन हो और उसमें से कुछ तो भी लोनी या मलिदा निकले। नहीं तो आए गए, बातचीत करे, निकल गए, वाह वाह बहुत अच्छा था। तो इसके लिए तो ना ही आप इतने दूर से टोले लेते हुए आए हुए हो, ना ही यहाँ पे कोई सुरेश भाऊ ने इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन किया है। वो कोई सिर्फ आके उनकी वाह करो और आके शाम को चले जाओ खाना वाना खा के, इस तरीके से निश्चित रूप से ये किया नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जरूरी है आज का इस आयोजन का, कि हमने इसका पूरा विचार करना चाहिए और किस लिए आया है, क्या हुआ है हमारा, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरा नीचे से ऊपर तक के इसका क्या बोलते हैं उसको मंथन हो और उसके ऊपर से कुछ तो भी हम लोगों ने दिमाग में डाल के और आगे वाली भविष्य की हमारी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए वो सोच समझ के हमने यहाँ से जानी चाहिए। पहली बात तो ये समझना चाहिए, हमने ये पहले विचार करना चाहिए कि क्या हमारी प्रगति हो रही है या अधोगति हो रही है। देश आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में सुधरा है, देश प्रगति पथ के ऊपर जा रहा है कि अधोगति के ऊपर जा रहा है। आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो बोल रहा हूं कि अधोगति पे जा रहा है, इतना मैं क्लियर बोलूंगा, अधोगति पे जा रहे हैं हम, कोई प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं। अगर आप प्रगति की व्याख्या मुझे पूछेंगे कि भाई समाज की बहुत प्रगति हो रही है, तो प्रगति की कुछ व्याख्या मैं आपको देना चाहूंगा। ऐसा है कि समझ लो भाई लोगों की तबीयत बहुत अच्छी सुधर गई या प्रगति हो रही है, तो प्रगति का मतलब ये है कि बहुत हॉस्पिटल खुल रहे हैं। एक गली के अंदर, जैसे हमारे अकोला में पहले सिर्फ 4 डॉक्टर थे, अभी 4 डॉक्टर के जगह पे मैं ऐसा समझता हूं कि 4000 डॉक्टर हो गए और एक डॉक्टर के पीछे 2 दवा की दुकानें हैं तो 8000 दुकान हो गई। तो प्रगति हो गई है, डेफिनेटली, है ना? प्रगति हो गई कि नहीं? अब 4000 डॉक्टर 4 डॉक्टर की जगह आ गए, ये प्रगति हो गई या अधोगति हो गई? बताओ। प्रगति हो गई ना? देखो, पहले हमारे यहाँ पे बड़े मुश्किल से अकोला के अंदर 3 या 4 पुलिस थाने थे। अभी मैं समझता हूं कि अकोला शहर के अंदर 40 थाने हैं, 40 थाने हैं। पहले जेल थे, अभी रोज जेल बांधे जा रहे हैं। उसके बाद में पुलिस की भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती नहीं हो रहे, लोग बड़े युवा परेशान है, क्या है पुलिस की भर्ती नहीं कर रहे, पुलिस की भर्ती नहीं कर रहे। वो आपने तो देखा होगा वहां पे अभी चल रहा है कौन था वो अग्नि, हाँ, क्यों नहीं भर रहे सैनिक, क्यों नहीं भर रहे हो पुलिस की भर्ती। बड़े लोगों में अस्वस्थता कि पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब प्रगति हो रही है ना, पुलिस थाने खुल रहे हैं, जेल खुल रहे हैं बड़े बड़े, तो ये सारे प्रगति के लक्षण है हमारे समाज के, ऐसा मैं समझता हूं, है ना?
मित्रों, ये सारा का सारा अधोगति के लक्षण है, ये बात क्लियर है, पूरे अधोगति के लक्षण है। प्रगति लक्षण अगर आपको मैं समझाना चाहूंगा, मैं ऐसा समझता हूं कि एक अनिल कपूर का एक पिक्चर आया था, उसका नाम था नायक। नायक वो मेरे जैसा कोई खोजी पत्रकार रहता है, और उसके बाद में एक दिन आपको मालूम है वो क्या करता, वो कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहता, उसका इंटरव्यू लेता, उसको पूछता, आले तले सवाल पूछता। फिर वो चीफ मिनिस्टर बोलता, बाबू ये कहना तो बड़ा है, एक दिन मुख्यमंत्री बन के बताओ, फिर मालूम पड़ेगा कैसा चलाना पड़ता राज। तो बोलता, साहब ये तो मेरा काम नहीं है राज चलाना। हाँ, हम तो यही बोलते थे, बातें करना बहुत अच्छी आसान बात है। तो वो जबरदस्ती उसको बोलता कि नहीं अब तो तेरे को बनना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर उसके साथी बोलते कि अब साले मिल रहा है मौका तो हो जाए एक दिन, बता। तो वो भी उसके बाद में होता है, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद में वो क्या क्या करता वो आपको सारा मालूम है। वो हर चौराहे के अंदर एक एक कंप्लेंट बॉक्स रखते रहता, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कंप्लेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ एक सूखा पत्ता गिरता है, कोई कंप्लेंट नहीं रहती, उसको प्रगति बोलते, उसको प्रगति बोलते। मैं बोलता हूं कि ये जो फिलहाल में चल रहा है कि आए दिन दवाखाने खुल रहे हैं, दुकानें दवा की खुल रही है, और लोग अपने बीमार गिर रहे हैं। अरे प्रगति का लक्षण तो वही होगा कि लोग बीमारी नहीं गिरे। बीमार क्यों गिरेंगे भाई? पहली बात मुझे समझाओ, क्या भगवान ने हमारी जो बॉडी पैदा करके वहां से भेजी कोई डिफेक्टिव बनाया क्या? ये पीस बहुत अच्छा पीस है, मोस्ट सुपीरियर पीस है ना, ये इसके जैसा कोई सुपीरियर पीस नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो नलायक हमारे राज्य करते हो जो लोग हैं, इन लोगों ने सिस्टम ऐसी बना के रखी है कि हमारी जो सुपर बॉडी है ना, इसका सत्यानाश रोज कैसा होगा, इसके इन्होंने रोज के ये काम करके रखे हैं। खाना बिगाड़ दिया आपका, वो खाने के अंदर जहर मिला दिया, इंसेक्टिसाइड मिला दिया, उसके बाद में वो हो रहा है तो हमारी आदतें खराब। जितने डिसीजेस है, ब्लड प्रेशर होगा या क्या बोलेंगे उसको, डायबिटिक है, ये जो कैंसर है, ये इस तरीके से जो आर्थराइटिक है, जोड़ों के दर्द, ये जितनी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं ना, इसमें से एक भी बीमारी नहीं है। एक बात पहले समझिए, लोग इनको बीमारियां समझते हैं। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद में कैंसर बीमारी नहीं है, उसके बाद में उसी तरीके से डायबिटिक बीमारी नहीं है। तो ये क्यों हो गए? ये दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस। हमने हमारी लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति बिगाड़ दिया हमारे रहने की, उसके कारण ये हमारे शरीर में निर्माण हुए हुए दोष है। तो जिस दिन हम इसके जड़ में जाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से इसका सारा निर्मूलन हो जाएगा। तो भगवान ने कोई बॉडी हमारी डिफेक्टिव थोड़ी बनाई है, बॉडी अच्छी बनाई भगवान ने, लेकिन हमारी मत मारी खा गई है। उसी तरीके से ये जो फिलहाल की जो व्यवस्था हमारी चल रही है, ये इस तरीके से बिगाड़ दी है कि जानबूझ के उसके, अभी मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। अगर अपन जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर या कोई भी जगह के ऊपर, तो आपको मालूम है वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे ये वो ढमका फलाना बिस्ताना सब, ये चेकिंग वो चेकिंग, ये सिक्योरिटी, उसमें से स्कैनिंग। भगवान के मंदिरों के अंदर भी यानी क्या है कि वो सिस्टम जानबूझ के ऐसी बना देते हैं कि जेने करून वो सिस्टम, यानी वो सिस्टम की जरूरत लगेंगे। क्या हो गया, अभी आपको मालूम है मुंबई के अंदर वो कौन सा सिद्धि विनायक का मंदिर है, वहाँ एक दिन पता है सिद्धि विनायक के मंदिर के अंदर बॉम्ब फूटने वाला है। लगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी फिक्योरिटी है, वो क्या मेरे साले 100-200 लोगों को नौकरी लगे धाम से। वो एयरपोर्ट के ऊपर भी उसी तरीके से कोई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई होने वाला। लेकिन ये एक सिस्टम बनाई जाती है, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर हर आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना। गांव के अंदर एक आधा, हमारे अकोला के अंदर एक ऐसी गुंडा था, रंजीत सिंह चुंगले नाम का। एक तब तक कुछ नहीं था, नॉर्मल था, वो ऐसी बदमाशी वगैरह करता था। लेकिन उसने एक दिन क्या कर दिया, उसने जाकर एक हमारे एसपी की पिस्तौल खींची और वही उसके कनपट्टी पे लगाई, और एक दिन और उसके बाद में कुत्तू भी एक दिन कपड़े निकाल दिए, भभूति लगाई शरीर को, और उसके बाद में नंगी तलवार लेके घूमने लगा। कौन है साला, कौन है साला, ऐसा घूमने लगा। अकोला के अंदर रंजीत सिंह चुंगले का बड़ा आतंक फैल गया। अरे बाप रे, बेकार आदमी है, उसके खुजाना नहीं उससे। वो पिक्चर देखा होगा आपने, उसके अंदर क्या नाम उसका, गब्बर सिंह। वो क्या बोलती है उसके अंदर गब्बर सिंह में, माँ बेटा जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अरे सादा सर्दी जुकाम
जो रोज होता है, होना चाहिए। सर्दी जुकाम होता है इसका मतलब आपकी बॉडी फिट है। भगवान ने आपको जो सिस्टम बनाई है, जैसे सर्दी जुकाम होना मतलब क्या है, छींक आना माने क्या है, ये कहने का मतलब भगवान ने आपको जो सिस्टम दी है वो काम कर रही है। जैसे आंखों से नहीं दिखने वाले कोई जंतु नाक में जाने लगे, तो नाक में जाए बराबर, नाक के जो अंदर के जो सेंसर बैठाए हुए है भगवान ने, वो सेंसर बोलते बे अंदर कहा जा रहा, चल भाग, अच्छी बाहर, चल बाहर, चल बाहर। और हमारे इस नालायक गवर्नमेंट ने और ये फार्मा कंपनियों ने बोला छींक आ गई मतलब अरे बाप रे कोरोना का, कोरोना। मेरा ड्राइवर एक दिन एक दुकान में चले गया सामान लाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल के, वो वहां गया और अंदर जाने के बाद में ये एक दिन कोरोना लग के 15-20 दिन हो गया था, महीना भर हो गया था, उसी पीरियड की बात। वहां गया अंदर, वहां से जोर से छींक मार दी उसने। जैसे उसने छींक मारी, वो जैन नाम का एक व्यापारी था, वो एकदम उसके तरफ, ओ भैया, ओ अरे बाहर जा, बाहर जा। उसने हाथ में 2 लिए वो क्या बोलते वो स्प्रे के, और पूरे दुकान में फुर्र करके 2 स्प्रे पूरे उड़ा दिए, दोनों स्प्रे उड़ा दिए। कोरोना, आतंक। और उसके बाद में आपने देखा है क्या हुआ कोरोना के पिछले 2 साल के अंदर। म्हणजे छींक आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको भगवान ने देवा एक पहला शस्त्र है कि नाक में जा रहा है, पहला शस्त्र दिया आपको। उसके बाद में अंदर गया समझ लो कोई भी, तो उसको मारने के लिए अगर वायरसेस अंदर जा रहे हैं तो उनको मारने के लिए नाक में इमीडिएटली सर्दी आ जाती है कि भैया तू अंदर आया है, थोड़े बहुत बचे हैं तो तू उसको भी मारो, और उसके बाद में वो इसके अंदर सर्दी के अंदर करके बाहर निकाल के फेंक दो, काम खत्म। उसके बावजूद कोई अंदर गए तो आज भगवान ने तीसरा शस्त्र दिया है वो बुखार का। ये तो अंदर कहां से आ गया भैया, अरे अंदर आ गए, चलो पानी को मारो, टेम्परेचर बढ़ाओ बॉडी का, तो शरीर टेम्परेचर बढ़ा देता। हमारे यहाँ के अकल के अंधे डॉक्टर इमीडिएटली बुखार आ गई, लो पैरासीटामॉल, साला बॉडी का टेम्परेचर कम कर दो। बॉडी बोलती यार मैं इनको मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और ये गधों ने जाके पैरासीटामॉल ले लिया। वो बोलेंगे ठीक है मरो सालो। बातें ऐसी हो रही है मित्रों कि ये जो सारी सिस्टम करने वाले जो लोग हैं ना, इनकी कोई गलतियां नहीं है। एक बात समझ लो, डॉक्टर लोगों ने दवाखाने खोल के रखे। आप मुझे बताओ, एक डॉक्टर आप जब हॉस्पिटल लगाता है तो उसका हॉस्पिटल जब वो लगा रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कोई मुझे बता सकता? नॉट लेस देन 25 करोड़ रुपीज। 25 करोड़ के नीचे आज एक डॉक्टर का हॉस्पिटल लगता नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर जब MBBS के लिए एडमिशन लिया उसने 2 करोड़ रुपए कैपिटेशन फी दे दिया, फिर 2 करोड़ 5 साल का कोर्स, 2 करोड़ के 5 साल में कितने हो गए, 4 करोड़। उसके बाद में 2 साल उसने वो अप्रेंटिसशिप में निकाल दिए, 5 करोड़ के 7 करोड़ हो गए। उसके बाद में MBBS को आजकल कोई कुत्ता भी पूछता नहीं, तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, तो उसके लिए वापस से 2 करोड़ दे दिए, 7 करोड़ के 9 करोड़ हो गए। फिर उसके बाद में 3 साल 4 साल का कोर्स है, तो 7 करोड़ के कितने पैसे हो गए अभी, नहीं 7 ने 9 करोड़ के कितने हो गए, आने वाले 4 साल में 9 करोड़ के हो गए करीब करीब 12-13 करोड़। फिर उसके बाद में उसने 1-2 साल कहाँ प्रैक्टिस कर दिया तो 12 करोड़ के 15 करोड़ हो गए। बैच चल रहा है, यानी जैसे ऐसा समझ लो कि एक आदमी ने, एक बाप ने बच्चों को ये बनाने के लिए बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लिया और लोन का बैच चल रहा, तो ये बैच का हिसाब बता रहा हूँ, बैच का मीटर रुकता नहीं है। तो 15 करोड़ हो गए उसके, जब तक के वो MD होके यानी पोस्ट ग्रेजुएट होके बाहर आए। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल लगाना है, 5 करोड़ का प्लॉट ले लिया, 5 करोड़ का हॉस्पिटल बांध दिया, 10 करोड़ वो लग गए, 15 और 10 25 करोड़ हो गए। अब 25 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल चलाने के लिए ये उसका तो ब्याज भी भरना है और उसका हफ्ता भी भरना है, तो रोज के कितने पैसे, महीने का कितना देना पड़ेगा उसको, 25 लाख रुपए तो उसको बैंक का, और 5 लाख रुपए हफ्ता वापस करना है, 30 लाख रुपए रोज देना, महीने की ये करना है, उसको देना है। और उसके बाद में उसको भी हॉस्पिटल चलाना है, उसका स्टाफ का खर्चा है, उसका भी स्टेटस सिंबल है, गाड़ी घोड़े मेंटेन करना है, सब करना है, 2-4 लाख उसको लगेंगे महीने के। तो कहने का मतलब उसको रोज के 1.5 लाख कमाना है। अब रोज के 1.5 लाख कमाना है, और ऐसे इसके अंदर मेरा बच्चों को मैंने इसी तरीके से बना दिया, और बनाने के बाद में उसने हॉस्पिटल खोल दिया। और आए सुरेश माने साहब हॉस्पिटल में, सुरेश माने साहब बोले साहब अरे ऋषि भाई हमारा पेट बड़ा दर्द कर रहा। अच्छा पेट दर्द कर रहा, रुचि ने देखा
माने साहब को पेट, अरे क्या हो गया माने साहब, कल क्या खाया? नहीं वो सब फलाने फलाने यहाँ पे गया था काकड़े साहब के यहाँ पे, उन्होंने मटन वटन खिला दिया था कल। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो परगोलैक्स की गोली देके सुरेश माने साहब को रवाना करवा दिया। मैं देख रहा था, अब मुझे तो साला इसके 1.5 लाख रुपए रोज के भरने हैं हॉस्पिटल, इसमें बैंक के अंदर, यानी महीने के 45 लाख मुझे भरने हैं। मैंने देखा उसको इधर, साले गधे, अच्छा है तो सुरेश माने इतना खर्चा करता इधर उधर, तो अच्छा उसको लूटने का था 10-20 हज़ार रुपये, उसको ये टेस्टिंग वो पेस्टिंग वो करने का। जो तूने सुरेश माने, नहीं पप्पा वो तुम्हारे दो, अरे मेरे सारे दोस्त रहेंगे, तूने कहा को छोड़ा सुरेश माने को काटने को। मैं हका लूंगा ना उसको, लड़के को, क्योंकि मेरे को तो उसका रोज का पैसा भरना है। डॉक्टर लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सारे फार्मा कंपनियों का मायाजाल है कि इन्होंने इतने हॉस्पिटल, इतने प्राइवेटाइजेशन कर दिए, इतने मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, और उसके बाद में ये मेडिकल कॉलेजेस के ये बड़े बड़े शिक्षण महर्षि बना दिए और इतने सारे खुल गए। एक बात समझिए, ये अपना जो अधिवेशन है आज का, ये मुझे मालूम है कि कोरोना के ऊपर का, और इसका मैं आपको ये सारी बातें एक साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा एकंदरित माहौल क्या बन गया है हमारे देश का, किस तरीके से हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है, आज के घड़ी के अंदर समझ लो आपको एमपी के लिए इलेक्शन में खड़ा रहना है। चलो मुझे बताओ, एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पैसा कितना लगना है? क्यों माने साहब, आज के जमाने में एमपी का इलेक्शन अगर लड़ना है नागपुर में तो कितना पैसा लगेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं, 5 करोड़? कारपोरेटर को 5 करोड़ लगता है आजकल, आप बहुत पुराने जमाने में है। हमारे संदीप जोशी को पूछो, 5 करोड़ तो कारपोरेटर खत्म खर्चा करता है यहाँ नागपुर में। एमपी का इलेक्शन नागपुर में लड़ना है माने साहब, मैं आपके माहिती के लिए बताता, हमारे एक मित्र है भंडारा के, गोंदिया के, वो इलेक्शन लड़े थे, 70 करोड़ खर्चा किया था। नाम पता है आपको उसका? 50-60 करोड़ के नीचे इलेक्शन नहीं है। नहीं वो होना, उसीलिए क्या है, ये इलेक्शन के अंदर पैसे का बाजार इसलिए कर दिया है कि कोई भी आदमी हिम्मत ना करे कि साले तो आना ही नहीं इस लाइन में, बिल्कुल खड़ा नहीं रहना, सोच भी मत इलेक्शन में खड़ा नहीं का। बातें क्या हो रही है कि ये जो सारी सिस्टम चल रही है देश के अंदर, मैंने आपको पहले ही सवाल किया था कि पहले ये सोचिए कि हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं कि अधोगति की तरफ जा रहे हैं। ये कोई बड़ी बिल्डिंग बनना, ये रस्ते बनना, ये प्रगति नहीं है। एक बात समझिए मित्रों, ये प्रगति नहीं है। ये तो सारा का सारा आप बोलेंगे तो अपने जैसे, यानी अभी हमारे रास्ते बन रहे, जैसे नागपुर से मुंबई जाना है तो रास्ता कौन सा है? एक नागपुर से अमरावती अकोला करके एक मुंबई का रास्ता है, बराबर है। दूसरा रास्ता कौन सा है? नागपुर से वर्धा वगैरह उधर से जाके दूसरा रास्ता है। 2 रास्ते है कि नहीं मुंबई जाने के लिए? आज 2 रास्ते होने के बावजूद तीसरा रास्ता बना, क्या नाम है उसका? समृद्धि महामार्ग। कितने करोड़ का है? कितने करोड़ का है? 40,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ का। तो 40,000 करोड़ के अंदर 10% खा लिए तो कितने पैसे मिल गए? कितने पैसे मिल गए? 4,000 करोड़। और 20% खाए तो 8,000 करोड़। क्या है, एक बात समझिए, ये कांग्रेस के जमाने में भी होता था, लेकिन वो क्या था उस समय पे, ऐसा बोलते थे कि वो चूहे की लेंडियां खाते थे, चूहे की, बारीक 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 छोटी छोटी। अब क्या हो गया, उसके बाद की जो जमात आ गई ना, वो बोलते साली ये चूहे की लेंडा खा रहा, गधा साले बेकल, चूहे की लेंडा खाता, हट, हाथी की लीद खाओ, हाथी की लीद खाने के। ये अगर रास्ते जो है नागपुर अमरावती अकोला ये ठीक करे तो इसको खर्चा कितना आएगा? 100-200 करोड़ में हो जाएगा। उसके बाद में अपना वो वर्धा वाला रास्ता दुरुस्त कर दिए, ठीक तरीके से कर दिए, तो उसको और 10-20-200 करोड़ लगेंगे। अब वो साला 100-200 करोड़ में 10% खा लिए तो 2 करोड़ मिलेंगे। हट बाद में जानते साले, नहीं होना, कौन करे? उससे बेटर है नया समृद्धि महामार्ग। ये 40,000 करोड़ लोग किसके बाप के? उनके है क्या? ये तुम्हारे मेरे सर पे बैठे हुए। ये तो फॉरेन का कर्जा आया, उनको दे दिया, वो सब तुम्हारे इस पे, उसके बाद में टोल लग रहा है। आपको मालूम है आज के जमाने में क्या हो रहा है? अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख की अगर आप गाड़ी खरीदते हो, तो आपको पता है 10 लाख की गाड़ी के ऊपर टैक्स कितना है? टैक्स कितना है उसके ऊपर? 48% टैक्स है टोटल, यानी 50% टैक्स, यानी 10 लाख की गाड़ी के ऊपर 5 लाख रुपए का टैक्स है, यानी 15 लाख की गाड़ी हो गई, बिलिंग हो गई आपकी तरफ। वो गाड़ी लेके आप रास्ते पे अगर आ रहे हैं तो उसके बाद में उसको आरटीओ को ऊपर देना है, तो आरटीओ का टैक्स है 28%, 20% सादा है। अगर आप कारपोरेट कंपनी के नाम से खरीद रहे हो तो 28% टैक्स देना है आपको, वो भर दिया आपने। उसके बाद में आपको गाड़ी रास्ते पे लानी है, पेट्रोल भरना है, तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स कितना है?
227%, 227%, 267% टैक्स है। 267%। कौन बोलता है कि मैं टैक्स नहीं पे करता हूं? एवरीबडी, हर आदमी टैक्स पे करता है। अब ये पेट्रोल भर के गाड़ी रास्ते पे लाए तो टोल टैक्स देना है। क्या रेट से टोल टैक्स करना है? 2 रुपए किलोमीटर का टोल टैक्स है। पता नहीं है आपको? पता लगाओ। जो देश चल रहा है ना, ये लूटारुओं के हाथ में, हरामखोरों के हाथ में देश हमने दे दिया पूरा का पूरा। गलतियां किसकी है? किसकी गलतियां है? इलेक्शन के समय पे मुझे बताओ, क्या आप आदमी देख के वोट? मैं चैलेंज करता हूं, सुरेश माने को कल नागपुर में खड़ा करो, जो आप बोलेंगे, आपको जो सच्चा अच्छा लगता ना। आपको मालूम है ना वो क्या नाम, वो इलेक्शन कमिश्नर या ये खड़े रहे थे, उसको कितना वोट मिला था? क्या नाम, वो सबसे अच्छा इलेक्शन कमिश्नर था हमारा, PN सेशन, खड़ा रहा था ना। कितने वोट मिले थे उसको? कितने वोट मिले थे उसको? मैं खड़ा रहा था 1997 में, मैं खड़ा रहा था। 30 लाख रुपए खर्चा हुआ था मेरा। वोट कितने मिले थे? 30 लाख रुपए खर्चा करके प्रकाश पुरे के जैसे आदमी को कितने? और उसके पहले 2 साल पहले क्या किया था मैंने? कपास का आंदोलन चलाया था। 900 रुपए कपास का भाव था, 900 का। वो आंदोलन चलाए 5 महीने। ये आंदोलन किया मैंने कि जो 1972 में कपास एकाधिकार लगा था, उस समय पे कपास का भाव था 300 रुपए, गवर्नमेंट ने दिया था 275 रुपए। और 272 से 1972 से तो 1993, यानी 21 साल तो कितना भाव बढ़ा था कपास का? 900 रुपये तक के भाव हुआ था, यानी 600 रुपये भाव बढ़ा था, यानी साल का कितना? 30 रुपये भाव बढ़ा, 30 रुपये भाव बढ़ा। उसके बाद में मैंने आंदोलन चलाया, कपास उठाया, यहाँ से बरहानपुर वगैरह सारा पर प्रांत में लेके गया, पाकिस्तान में लेके गया कि हमारे देश में लेके गया मैं, बरहानपुर, आदिलाबाद वगैरह सब जगह पे। वहाँ कपास बेचा, 900 का कपास बेचा पहले बार 1800 रुपये में। बाद में बेचते बेचते 4-5 महीने कपास बेचते रहे, 2450 रुपये भाव मिला, 2450 रुपये। अब 900 के कपास को 2450 रुपये भाव, यानी लोगों के घर में डायरेक्ट पैसा डाला, डायरेक्ट पैसा डाला। 900 रुपये की जगह पे 2400 रुपये। 100 क्विंटल कपास जिस किसान ने बेचा, उत्पादन किया, उसको पैसा कितना एडिशनल मिला? 900 के 1000 रुपये की जगह पे 2400 यानी 1500 रुपये, यानी 1.5 लाख रुपये घर में मिल गए उसके, डायरेक्ट घर में पड़ा उसके। कुछ करना पड़ा उसको? सिर्फ बेच के यहाँ से उठा के कपास वहाँ बेचना पड़ा, जो बेचने की पहले उसको परमिशन नहीं थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर, महाराष्ट्र राज्य के अंदर कापूस मोनोपोली स्कीम थी, बेचना गुनाह था। मैं बोला साला कौन तेरे को रोकता, मैं देखता हूँ। तो मैं जाके उसको हिम्मत दिया, साथ में गया, वहाँ बेच के आ गया उसका। हजारों लाखों किसान गए, लाखों क्विंटल कपास बिका। एक एक किसान के घर में क्विंटल के पीछे 1500 रुपये ज़्यादा डाला। आंदोलन चला, करीब करीब 4-5 साल में आंदोलन करते रहा। किसान संगठन के अंदर करीब करीब 100-150 गुन्हे दाखिल हुए थे। कई बार जेल में जाके आया था, 15-20 महीने तो जेल काट चुका था, कभी 20 दिन, कभी 2-3 महीने, इस तरीके से। तो ऐसा आदमी ये किया, और उसके बाद में मैं इलेक्शन में खड़ा रहा, लिखता था, सब करता था। उसके बाद में इलेक्शन में मैं खड़ा रहा, अपक्ष खड़ा रहा, किसानों का आंदोलन छेड़ने वाला आदमी। वोट कितने मिले? 30 लाख खर्चा हुआ था इलेक्शन में, फिर भी मेरा वोट कितने मिले? 13,000। तो 13,000 30 लाख रुपए को, इतने एक वोट कितने में पड़ा? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब तक कि हमारे दिमाग में जो भूसे भरे हुए हैं ना, ये भूसे जब तक के निकलेंगे नहीं, वो कपड़े धोने के लिए कौन से डिटर्जेंट, घड़ी है, तो कौन सा क्या क्या आ गए, तो ये सारे डिटर्जेंट भी यूज करें ना माने साहब, आपने इनके सबके दिमाग धोने के लिए पहले, ये पहले जरूरी। आज परिस्थिति क्या हो गई है मित्रों, हमारी लायकी नहीं है लोकशाही के अंदर जीने की, और हमारे हाथ में मिल गया और हम लोकशाही में आ गए। क्या हमें पता है कि लोकशाही की जो हमारे को यानी अधिकार सब चाहिए, लेकिन हमको जवाबदारी कुछ नहीं है, और हमको समझता नहीं है कि हमको क्या करना है। 1947 में जब आज़ाद हुए थे, तो 1947 के समय पे हमारे $1 की कीमत $1 के बराबर थी। $1 और $1 सरी की कीमत थी, एक सरी की कीमत थी। $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी। आज क्या है? आज $1 $78 का, यानी 78%, 78 पट
मैंने भिखारी हो गए। कौन समझने की कोशिश करता है कि ये क्यों होते हैं, कैसा बढ़ता है डॉलर, क्या होता है, इसका लिंक क्या है? कितने लोगों ने समझने की कोशिश किया? ये कोरोना के काल के अंदर पूरी दुनिया भिकार चोट हो गई, गरीब हो गई, लोग साले मर रहे, सब हो गए। और अडानी और अंबानी की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों बढ़ रही भाई? आपको मालूम है क्या कि अडानी और अंबानी का 1 मिनट का अर्निंग, 1 मिनट का अर्निंग, 1 घंटे का अर्निंग 6,000 करोड़ रुपया है। 1 घंटे का 6,000 करोड़। ये मेरे आंकड़े नहीं है, उन्हीं के आंकड़े हैं, उनके जो बढ़े। कैसे बढ़े? कौन स्टडी कर रहा, क्या समझ रहा है? एजुकेटेड, सुशिक्षित का मतलब क्या होता है? बातें ऐसी है कि जब तक कि हमारी जवाबदारी क्या है, हमको क्या करना है। मुझे बताओ कि कोरोना के जैसे एक नौटंकी के अंदर अगर गवर्नमेंट पूरे देश की, दुनिया के लोग, गवर्नमेंट इतनी अगर पूरी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बना सकती है, पूरे एक कोरोना का, किसी आदमी के दिमाग में ये नहीं आता कि साले ये मास्क लगाने को बोल रहे हैं, मास्क लगाने को बोल रहे हैं। एक आदमी के दिमाग में नहीं आया कि साला मास्क लगाने को बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब मेरे को तो एक कार्बन लेने के लिए बोल रहे, मेरा ही कार्बन। एक आदमी के दिमाग में नहीं आया कि ये जो मेरी बॉडी है ना, यानी इसके दिमाग में नहीं आया लोगों के कि अगर मेरी पेट्रोल के गाड़ी के अंदर मैंने डीजल डाला तो चलने वाली है क्या? पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डाला किसने तो चलेगी गाड़ी? सीध हो जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। तो लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि कार्बन, ये मास्क लगाने लगा रहे, तो किसके दिमाग में नहीं आया कि यार ये मेरी बॉडी तो हवा पे चलती है, भगवान ने काय के लिए बनाई? काय के ऊपर चलने के लिए बनाई? हवा के ऊपर। तो हवा पे चलने वाले बॉडी के अंदर ये मेरे को कार्बन डालने के लिए बोल रहे हैं। तो जो आदमी बोल रहा है उसके कितने लोग हैं कि जिन्होंने जाके कनपट्टी में लगाया किसी के? यहां पर मैं आपको कोई प्रामाणिक सवाल करूंगा, कोई व्यक्तिगत किसको ये करनी जरूरत नहीं, बाद में मैं बताऊंगा उसके बारे में। मुझे बताइए यहाँ पे ये हॉल के अंदर जितने लोग हाजिर है, इसमें से प्रामाणिकता से मुझे बताइए कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? चलो, 1 डोज किसने लिया? 1 डोज इतने लोगों ने लिया। अच्छा, डबल कितने लिया? सबने 2-2 कितने लेके गए? यानी 70-80% लोगों ने डोज ले लिए। अच्छा, मास्क के जो दंड है वो कितने लोगों ने भरे? कितने लोगों ने दंड भरे हुए? चलो ठीक है, नहीं भरे, बहुत अच्छी बात, कम लोग हैं बहुत। मित्रों, मुझे आप बताइए कि ये जो चक्कर चला है, अभी मास्क के मैंडेट निकल गए, वैक्सीन का मैंडेट निकल गया, यानी कंपलसरी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई मास्क लगाना कोई जरूरत, यानी अभी ये जो दंडू के लगाना है ना चालू, ये बंद है। क्यों बंद है? कैसे बंद हो गया? गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने किया। ये देश का जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है ना, उद्धव ठाकरे, कितना बड़ा मास्क लगा था तो आपको मालूम है ना। 2 महीने, 2 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2 साल ये आदमी मंत्रालय में गया नहीं, इतनी फटती थी इसकी। 2 साल मुख्यमंत्री है राज्य का, मास्क लगाने के बावजूद भी 2 साल मंत्रालय में गया नहीं। कितने लोगों ने रास्ते पे आके पूछे कि तू साले मुख्यमंत्री है और मंत्रालय में जाता नहीं, काय के लिए? झक मारने के लिए मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। अभी कल जैसे बेशरम के जैसा कल जाके उसने राजीनामा वगैरह ठोक दिया, जब देखा कि अपना होने वाली नहीं, औकात नहीं है। और ये भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, उसके आगे का भी स्टोरी बताऊंगा। ये सारा नौटंकी चल रही है। कोई ये जो है ना, ये सारा जो है ना, ये सारी मिली जुली सरकार है, ये सब ठहरा के हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको एक दिन, मेरे अखबार के अंदर का जो पहले 4-10 दिन पहले का आग्रह लेके वो पढ़ो आप। कहने का मतलब विषय ऐसा है मित्रों कि ये ऐसे लोकशाही के अंदर की ऐसे कई मामले हैं, कई मामले कि जो हमने बेसिकली जाके जड़ों में जाके जिस दिन हम ढूंढना चालू कर देंगे ना, तो ये सारी की सारी चित्र बदल जाएगा, पूरा का पूरा चित्र बदलेगा, ऐसा आपको दिखेगा। आज परिस्थिति ऐसे मित्रों कि ये सारी बातों, मैं देखिए, मैं कोई यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए ना ही मैं नहीं समझता हूँ कि सुरेश माने साहब ने मुझे इसके लिए बुलाया कि आप आइए पोरे साहब मेरी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। वाह क्या बात है माने साहब, क्या टीवी लगा दिया,
मस्त 50-60 हजार रुपये खर्चा करना पड़ा होगा आपको इसके लिए कम से कम। ये हॉल वाल है, मुझे पता, अभी मेरा भी 17 तारीख को इसी हॉल में कार्यक्रम है। मुझे मालूम है कितने पापड़ बेलने पड़ते और किसको किसको मेरे को भीख मांगने पड़ा है। ये कार्यक्रम के लिए कम से कम 2-4-5 लाख का तो चूना लग गया होगा डेफिनेटली, मुझे पता है, होता ही है। लेकिन अपनी क्या बोलते हैं उसको, क्या एक रही खुजली विदर्भाच्या भाषेत सांगायचं म्हणजे खास। दोस्तों एक ध्यान में रखिए, मुझे बताइए बाबा साहेब आंबेडकर ने हमको यही गांव है नागपुर जहां पर हमको दीक्षा दी, यही दीक्षा दी। क्यों दीक्षा दी? क्यों दिया दीक्षा? क्योंकि जब उन्होंने सारे रास्ते बंद हो गए, सब पूछे भाई हमको इंसान की तरह रहने की कम से कम इंसान तो मानो हमको। जब उनको ये बताया या उनको समझ में आ गया कि हमको म्हणजे माणसांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी सुद्धा हे लोक मान्यता द्यायला तयार नहीं थी, पेशवाई मान्यता द्यायला तयार नहीं, तो बाबा साहब ने क्या किया, बोले चलो ठीक है भैया, नमस्ते हमारे यहाँ तुम्हारे हिंदू धर्म को, और हम हमारा नया रास्ता अपना लेते, खत्म। तो बाबा साहब ने जाके जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महान धर्म है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही नागपुर में यही दीक्षा भूमि के। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। कहां पैदा हुआ, कहां तैयार हुआ? यहां हुआ, हमारा ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि। उसके बाद में भारत भूमि के अंदर ये धर्म को पूरा का पूरा मिटाया गया, हमारे बौद्ध धर्म मिटाए गए, हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया। उसके बाद में ये पूरे दुनिया में अशोक, सम्राट अशोक, मुझे बताओ सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं क्या भारत में? हैं? तो सम्राट अशोक का चक्र कैसे लगाते भाई? हैं? ये जो 4 मुखी चिन्ह है हमारे शेरों का, ये किसका चिन्ह है? तो कैसे लगाते? तुम क्यों वहां पर रहे? उसकी जयंती नहीं करने की सम्राट अशोक की, यानी फालतू नालायक लोगों की जयंती हमारे यहां पे होती है, सब करते हैं, और सम्राट अशोक की जयंती नहीं भारत के अंदर, और कोई डिमांड नहीं करता। हम करेंगे, हम कराएंगे, हम मनाएंगे। प्रण करो, अगर चेंजेस करना चालू करने हैं तो पहले ठहराओ, सम्राट जयंती की जयंती भी मनेंगी और पुण्यतिथि भी मनेंगी, डेफिनेट मनेंगी। अगर हम खुद को बौद्ध कहला, मैं तो बौद्ध हूं, अगर आपको लगता होगा प्रकाश पोरे पाटिल मराठा है, अब वो तो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट से पैदा हुआ, मेरे पास में उसका कोई चॉइस नहीं था। मेरे पास थोड़ी उसका चॉइस था कि मैं कौन से घर में पैदा होऊंगा, मेरे माँ बाप कौन बनेंगे, वो तो ऊपर से ईश्वर ने जो भी था वो हिसाब से हुआ। लेकिन उसके बाद में जब अकल खुली तब जाके 4 बार 10-10 दिन के विपश्यना के कोर्सेज किए इगतपुरी के अंदर, 1 महीने का दीर्घ कोर्स किया, पूरा समझा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में सत्य पठान करके बौद्ध धर्म को जाहिर स्वीकार करे हुआ आदमी तुम्हारे सामने बात कर रहा है। कितने लोगों ने बौद्ध धर्म की वाकई में दीक्षा ली और समझने की कोशिश की है कि वाकई में बौद्ध धर्म क्या होता है? मैंने देखा है मित्रों, कई मेरे बौद्ध दोस्त हैं जो खुद को बौद्ध कहलाते हैं, वो बौद्ध लोग घर में गणपति बैठाते हैं, नवदुर्गा बैठाने वाले बौद्ध मैंने देखे हैं। बौद्ध गणपति की मूर्ति लाते वक्त नाचने वाले पोट्टे मैंने देखे हैं। नवदुर्गा के सामने 9 दिन तमाशा करने वाले ये लोग मैंने देखे हैं, और अपने बौद्ध के लोग घर में सत्यनारायण करने वाले भी बौद्ध मैंने देखे बाबा, और क्या बताओ। और मैं तब जाके ऊपर देखता हूं, मैं बाबा साहब को बोलता हूं, बाबा साहब हमको माफ कर दो। हम समझते ही नहीं है क्या है, हुआ क्या। बाबा साहब ने हमको बोल दिया कि हम बौद्ध धर्म लेंगे, कसम दिला दी, लेकिन दुर्दैव से 2 महीने के अंदर उनका अंतकाल हुआ या फिर उनके साथ में षड्यंत्र हुआ। अब वो मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर सेपरेट मंच लगा, लंबा चौड़ी बातें करनी पड़ेंगी, बताऊंगा मैं सारे किससे। लेकिन हुआ तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल करना क्या है। बौद्ध धर्म लिया माने क्या लिया भाई, क्या किया। और वो उसके बाद में हम ये सारा ये ऐसा क्या बोलते अंतहीन यात्रा भटकना चालू है। हम दूसरे बोलेंगे कि हम बौद्ध हो गए, लेकिन मूल रूप से बौद्ध धर्म का तत्व ज्ञान और वो सारी कोई चीज करते नहीं है, और वो चालू है सब भटकना। बाबा साहब ने हमको बोला शिखा यानी संगठित हुआ, बस संगठित हो रहा है, यानी सिर्फ करना क्या है, बस नीले दुपट्टे डालना है
और अलग अलग नेता हमारे, कोई आठवले साहब है तो कोई हमारे और दूसरे कौन है, बस ऐसे अलग अलग खेमे बन गए, यानी अलग अलग क्या बोलते हैं वो मेंढा रहते ना, मेंढपाड़, उस तरीके से सारे लोग तैयार हो गए और उनके पीछे पूरा का पूरा समाज और पूरा राजकीय व्यवस्था के अंदर हम सत्यानाश हो गए। हुआ क्या है मुझे बताइए। देश के अंदर की जो जाति व्यवस्था थी वो खत्म होनी चाहिए। जाति क्या है? महिला तो ये पहला सवाल आपसे ये है कि जात क्या है, व्हाट इज जात, क्या है जात? जो दिमाग से जाती नहीं वो जात क्या है? ये कौन है रे तू रंगारी, तू कौन है रे सुतार, तू कौन है रे लोहार? तो ये जात है या उसका व्यावसायिक वर्गीकरण है? ये तो धंधा है तेरा, ये लोहारी धंधा है, रंग मारना धंधा है, सोनारी धंधा है, ये जाति है क्या? ये व्यावसायिक वर्गीकरण है। लेकिन लोगों ने ये करते करते उसको ये कर दिया और उसके बाद में भारत के अंदर करीब करीब 6600 जाति तैयार हो गई और लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं, उसी में घूम रहे। एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा मेरे अखबार के अंदर, मैंने उसके अंदर ऐसा लिखा था की भाई अशा पद्धतीने पैसे कमवायला काही लागत नाही, इतके पैसे तर कोपऱ्यावरचा चांभार सुद्धा बसून कमावतो, ऐसा मैंने उसके अंदर लिखा था। मेरे पास में कुछ दूसरे दिन 8-10 लोग आए, आपने ऐसा लिखा, हमारी बड़ी भावनाएं आहत हो गई है। मतलब भाई क्यों आहत हो गई? नहीं आपने ऐसा लिखा कोपऱ्यावरचा चांभारी एवढे पैसे कमावते। हाँ ठीक है लिखा है मैंने, तो गलत क्या है उसमें? नहीं ऐसा कैसा आपने चांभार बोल दिया हमारे को? अरे मतलब भाई मैंने बोला नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया है उसके अंदर कि इतने कम पैसे में तो किसका भी गुजारा होता है, उतने पैसे तो कोपरे पे यानी बूट पॉलिश करे तो भी कमाते आता है। नहीं आपको इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने बोला अच्छा आपका नाम क्या है? बोले फलाना फलाना पांजड़े वगैरह कोई। तो अच्छा फिर मैंने बोला भाई आपका कहाँ है चमारी का दुकान? नहीं मेरा चमारी का दुकान नहीं है। मतलब फिर आपके पिताजी का है क्या? नहीं मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा फिर पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट, तू चमारी नहीं करता? फिर सबको पूछा तो किसी का भी कोई चमारी का धंधा नहीं, कुछ नहीं करता था। फिर मैंने बोला भाई यार तुम्हारे तो किसका चमारी का धंधा नहीं, मैं तो जातिवंत चमार हूँ। भाई क्या बात कर रहे हैं? बोले आप तो पाटिल है। अबे मतलब मैं चमार हूँ तो क्या बात कर रहे हैं? मतलब तू अभी ऊपर आया ना मेरे ऑफिस में चढ़ते हो, मतलब कोने पे दुकान है चरण शू शॉपी। बोले हो मतलब किसकी है? मतलब मेरी है, मतलब मेरी जूते की दुकान मैं चलाता हूँ। तो जूते की दुकान चलाने वाला मैं चमार नहीं हूँ और तुम साले मैंने बोला कुछ करते नहीं, सरकारी नौकरी करते हो, फिर भी उसके बाद में तुम चमार हो और तुम्हारा हाथ हो गई। मैंने बोला अभी तुम यहाँ से भागते या मैं अभी पुलिस को बुला और बोलो कि इन लोगों ने जाके मेरे भावना को ठेस पहुंचा। जो भाग गए वहां से। किस्सा बताने का उद्देश्य ये है मेरा मित्र कि बातें क्या हो रही है हमारे लोग, जो देश के अंदर जो ये 6000 हमको उलझा के रखा है, लोगों को जो है ना ये जात व्यवस्था के अंदर इतना उलझा के रखा है। जात अगर आप मुझे पूछे तो फिर अगर जाति का इतना ही शौक है लोगों को तो नई जाति बनाओ। मेरी डिमांड है, मैं आपको कम से कम आज एक 500 जात बता के जाता हूँ, नवी जात है 500 जाते। अभी ये अगर व्यवसाय के हिसाब से अगर जात है, रंग मारने वाले जाति है, ये है यानी इस तरीके से अभी नई जात बनाओ। ये लाउडस्पीकर जो है ना, लाउडस्पीकर अब ये भी नया धंधा चालू हो गया, इसके जात बनाओ। लाउडस्पीकर एक जात धंधा, फिर लाउडस्पीकर के अंदर पोट जात, डीजे वाला अलग, मोनो वाला अलग। ये कौन है फोटोग्राफी कर रहा है, इसकी जात बना दो एक। फोटोग्राफर एक जात, फोटोग्राफिया। फिर वीडियो शूटिंग वाला फोटोग्राफर अलग, फिर स्टील वाला फोटो अलग, फिर इसमें भी ऊंच नीच। अगर वीडियो फोटोग्राफर वाले ने अगर स्टील वाले फोटोग्राफर की बच्ची किया है, साले नीचे जात वाली की छोकरी करके लाए। ड्राइवर की जात बना दो, क्योंकि ड्राइवर बहुत हो गए अभी। फिर ड्राइवर एक जात, फिर ड्राइवर के अंदर भी पोट जात, जो टिप्पर चलाता टिपरिया, कार चलाता कार्या, है कि नहीं, रोड रोलर चलाता रोड रोलर। अब रोड रोलर चलाने वाले ने अगर कार वाले की छोकरी किया तो उसको जात के बाहर डालना चाहिए कि साले इतनी बड़ी जात का तू रोड रोलर और तूने कार वाले की लड़की की, है नीचे के जात वाले की। इतना भूसा भरा है लोगों के दिमाग में इनको, यानी आजाद होके 75 साल हो गए। अगर ये जाते किसने बनाई तो ये भटजियों ने बनाई, हमारे दिमाग में डाला, अंग्रेजों ने बताए फोड़ो झोड़ो इसके अंदर बनाए। 75 साल होने के बाद में भी हम लोग इसमें से अगर बाहर आने को तैयार नहीं हैं तो पॉलिटिकल लोग अगर इसका पूरा फायदा उठा के ये पूरे इलेक्शन सिस्टम को इसके ऊपर घुमाते हैं। गलतियां उनकी क्या आपकी है? मंदिर वही बनाएंगे तो कितने साले नौकरी किसको लगनी? सिर्फ भटजियों को। तुम्हारी साले दुकानदारी वहां चलेंगी,
दुकान तुम्हारी चलेंगी वहां, फुट मॉल तुम्हारा, यानी लोग छोटे दुकान लगाते, तुम साले बड़ा मॉल लगा रहे, दूसरा क्या कर रहे? पूरे भारत के लोग वहां आएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, लोग जा रहे हैं वहां पे। अच्छा, उसके बाद में वो जाके वो मंदिर तोड़ने वाले जो थे, क्या नाम, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले कौन थे? कितने बम थे वहां गए हुए? कितने बम गए थे बाबरी मस्जिद तोड़ने को? है बताओ बोला मेरे को, कोई बम का नाम जाहिर करे कि साला मैं गया था वहां पे? जाने वाले अपने। हाँ, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां है, यानी 3% बम्बन है। मैंने तो आज तक के ऐसा बम्बन नहीं देखा है कि जिसका बाप सुबह मर गया और उसके बाद में 13 दिन का सूतक पान के घर को बैठा है। वो तो सुबह बाप मरता है, शाम तक के उसका क्रियाकर्म करता है, दूसरे दिन सुबह ऑफिस में निकल जाता। और हम बैठे 13 दिन, अभी भी आज भी दिमाग में हमारे ये नहीं आता कि भैया वो 13 दिन की जो प्रथा बनी थी वो क्यों बनी थी? क्योंकि पुराने ज़माने में व्हीकल नहीं थे, मैसेज के साधन नहीं थे, लोगों का जाना आना बड़ा ये था, रास्ते नहीं थे, तो जाने को टाइम लगता था, बड़ी बड़ी बीमारियां थी उस ज़माने में। सूतक इसलिए पालना पड़ता था कि भैया आइसोलेशन, और 13 दिन संदेश जाना, इधर से जाएंगे 3-4 दिन आदमी को आने को, उधर से वापस आने को, उसके बाद में वो लोग आएंगे, तो इसलिए 13 दिन का एक प्रथा थी। अभी क्या का मतलब निकला, साला मरा तो 5 सेकंड के अंदर तो फट करके ऐसे में जाता या व्हाट्सएप जाता उसको, क्या के लिए 13 दिन, और ये काय की बातें हैं, लेकिन चल रही। ये हम लोग अगर ये सारे इसमें से, ये ढकोसलों में से अगर बाहर आने को, यानी अगर चाहिए क्या, पहले सुधारना, पहले सामाजिक सुधारना चाहिए या पहले पॉलिटिकल, पहले सामाजिक सुधारना, पहले दिमाग को सुधारो, पहले दिमाग को सुधारो, उसके बाद में समझो कि सिस्टम क्या चल रही है। मेरा बोलना है कि भैया आरक्षण वगैरह की जो विषय है, ये तो सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, पॉलिटिकल आरक्षण, तो हर साल के लिए 10-10 साल 10-10 साल। सुरेश माने साहब, ये कौन मांग कौन कर रहा है? मांग कौन कर रहा है ये 10-10 साल के लिए? बाद में आपके कुछ लोग कर रहे होंगे, नहीं संसद में होता नहीं, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा, ऑटोमेटिक बढ़ रहा, 10-10 साल 10-10 साल 10-10 साल। तो कहने का मतलब ये किसी की डिमांड है, तो कहने का मतलब ये सादा सरल है कि इनको मालूम है कि इनको इसके अंदर फंसा के रखो। बम्बने ने तो कोई आरक्षण नहीं मांगा, 3% बम्बन है, सारे के सारे मैं समझता हूँ कि 99% गवर्नमेंट सर्विस में, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई सर्विस में है, उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो लोग ये फालतू चीजों में टाइम नहीं गंवाते, यानी मन से ये, यानी किसके कोई पार्टी का डंडा, किस पार्टी का झंडा, और जा रहे हमारे बेवकूफ लेके, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सर फोड़ने वाले हमारे पोट्टे, इनके हाथ में लगने वाले हमारे पोट्टे, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान नहीं, मोहल्ले क्या बोलते उसको, वास्तुगिरी करने। विषय ऐसा है मित्रों कि ये सारी चीजें न समझते हुए जिस तरीके से हम लोग ये अंधेरे में ये सारा का सारा ये कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमने ध्यान, यानी हम देखिए, जेब जब काटे जाती है ना एसटी स्टैंड के ऊपर, तो एसटी स्टैंड के ऊपर जेब कैसे काटी जाती है आपको पता है ना? हम गर्दी में रहते, जाने के जर्दी में, और फिर कोई तो भी उसी समय पे जाके, हमारा ध्यान दूसरे तरफ रहता, और वो जाके उतने में जेब कतरा अपना ये मार लेता, और जेब कतरा जब मार लेता, जाते हम पुलिस स्टेशन के पास में, एसटी स्टैंड के, भैया साहब मेरा जेब काटा है ना, जेब काटा। अब उसको तो पता है साले ये स्टैंड के ऊपर कितने लोगों को अपने ठेका दिया है जेब काटने का, पुलिस वालों को मालूम रहता। फिर भैया कितना रुपए काटा, अरे साहब मैंने फलाना फलाना हुआ था, मैंने अभी बेचा, और उसके अंदर मेरे तो साहब 7,000 रुपये थे, मैंने सब मेरा माल बेच के आया था। अच्छा 7,000 थे, अच्छा 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 ठीक है, कंप्लेंट रखो, ये करेंगे वो करेंगे। अरे साला कुछ नहीं, कितने लोग नालायक हो गए। ए इकडे कोणत्या गावाचे आहे तुम्ही? साहेब भलान भले, एक काम कर, एस टी साहेबल बसून दे, बाउल बसून दे। उसको लगता वाह वाह कितना अच्छा थानेदार है, मेरे को एस टी में बैठा दिया, पैसे नहीं है, तो वो चले जाता घर को। फिर उसके बाद में वो बुलाता, हे जरा शाम को हिसाब, क्यों रे कितने पैसे, कितना, वो उसका जेब किसने काटा? वो लाल शर्ट वाला था, भगवा शर्ट वाला, हाँ साहब मैंने काटा। हाँ कितने पैसे दिए उसके अंदर? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, एक मारता कंपनी, साले बेईमानी के धंधा में बेईमानी कर रहा, 7,000 रुपये का जेब काटा, ऐसा उसकी कंप्लेंट, तू बोला 1,000 रुपये। तो बातें ऐसी है मित्रों कि ये सारी जो सिस्टम चल रही है ना, कि ये तुम्हारा ध्यान दूसरे तरफ भटकाने का, पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोई बाकी की भी चीजें हो, हमारी अप्रगति होने का मूल कारण ही ये है कि हमारा जो मेन जिसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए, जिसके ऊपर हमने एम्फसाइज करना चाहिए, जिसके ऊपर हमने सुधार करना चाहिए,
उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है और फालतू चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देके ये ऐसा चलते रहेंगे ना, इस तरीके से माने साहब कितनी भी अगर कॉन्फ्रेंस लेंगे, कितना भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं सुधार, कुछ होने वाला नहीं। मूल रूप से जब तक के चिंतन नहीं करेंगे पॉलिटिकल सुधार, अगर यानी आज का विषय क्या है कि ये करीब करीब कितने हैं ये अपने 543 खासदार है कुल मिला के, और 543 में से ओबीसी के जो है वो 137 खासदार है, एमपी 137 ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में के, और उसके बाद में दलितों के हैं 84 और आदिवासी उसके अंदर से 47 आदिवासी, यानी वो टोटल मिला के वो 131, ओबीसी के 137, मुस्लिमों के 27, कुल मिला के 295 खासदार है ये, और टोटल मिला के कितने 543, तो ये अगर 543 में से 295 माइनस करें तो बचे 248। अब 248 खासदार ये कौन है, तो ये अलग है, अदर, और मूल जो ओबीसी बोलो या दलित बोलो इसमें से ये है 295 यानी 300 खासदार। अब 300 खासदार हमारे इतने सालों से है, 75 सालों से, और उसके बाद में अगर समाज की प्रगति ऐसी हो रही है तो गलतियां किसकी है, तो सोचना पड़ेगा हमको कि कहाँ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो करना क्या है, करना क्या है। तो बातें ऐसी है मित्रों कि जिस तरीके से ये सारा चल रहा है, तो इसके अंदर से एक बात बिल्कुल सही है, सबसे पहली बात ये करना पड़ेगा हमारे को कि निवडणूक के अंदर सुधारना लाना ये जरूरी है, सबसे पहली बात। तो सुधारना क्या लानी है निवडणूक के अंदर, निवडणूक के अंदर सुधारना लानी है तो क्या करनी है, तो सुधारना तो ला लिया इन्होंने, क्या ला लिया, पहले बैलेट पेपर था तो बैलेट पेपर की जगह पे क्या ला लिया, ईवीएम आ गया, और हम लोग सुनते रहते ईवीएम में ऐसा घोटाला हुआ, वैसा घोटाला हुआ, टमका हुआ, ढमका हुआ, बिस्ताना हुआ। तो कितने लोगों ने डिमांड किया कि ईवीएम की जगह पे भाई पहले बैलेट। मुझे बताओ, अमेरिका इतना बड़ा, जापान इतना बड़ा, इतने टेक्निकल लोग, लेकिन वहाँ तो ईवीएम नहीं है, फिर भारत में ईवीएम की क्या जरूरत है। ठीक है, दोनों भी करो, ईवीएम भी करो, बैलेट भी रखो, अगर डिफरेंस दिखे तो साला फिर बताओ, वो जो इलेक्शन ऑफिसर है ना वहाँ का हरामखोर, तेरे यहाँ पे लोगों ने 5000 लोगों ने वोटिंग किया, 5000 लोगों ने तेरे बूथ के ऊपर वोटिंग किया, और ईवीएम के अंदर इतने लोग हो रहे हैं, इसके अंदर इतने लोग हो रहे हैं, ऐसे कैसे सिस्टम लग सकती है ना, दोनों भी करो ना, अब तकलीफ क्या है, दोनों भी करो, क्यों नहीं करते, कितने लोगों ने डिमांड किया। तो पहली बात तो ये एक सुधारना करनी चाहिए। दूसरी बात में और क्या, सबसे पहली बात क्या करना चाहिए, अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर मुझे खड़ा रहना है इलेक्शन में, मैं तो बिना पार्टी का खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं तो सारे पार्टियों को चोर मानता हूं। कांग्रेस नालायक थी करके हमने इनको छाती पे बैठा है, ये मैं गधा हूं आपके सामने खड़ा। 2014 के इलेक्शन के अंदर मोदी साहब ने टीवी के ऊपर आह्वान किया लोगों को, क्या आह्वान किया, उनको कितने साल दिए, उनको 60 साल दिए भाइयों, मैं आपको सिर्फ 60 महीने मांगता हूं। मैंने बोला यार सही बात है, सही बात है, 60 साल दिए, 60 महीने बुढ़े को देने में क्या हरकत है। अच्छा, दूसरा साला मेरे दिमाग में क्या आया कि ना साला बीवी ना बच्चा, तो डेफिनेटली काम करेगा अच्छा। लेकिन निकला इतना कच्चा या लुच्चा, वो आप ठहराओ, जिसको अच्छा समझ के अपन ने दिया। जो हुआ 7-8 साल में, मैं आपको मेरा उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैं भी, यानी अगर आप बुद्धू बने हैं, मैं बहुत शाना हूं ये बताने की मेरी कोशिश नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि मैं भी उतना ही बुद्धू बना आपके जैसा, मैंने भी दिया इस आदमी को 2014 में। आई एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल व्हाट एवर हैपनिंग टुडे इन द कंट्री, ये हुआ है। लेकिन उसके बाद में हमारे लोकशाही व्यवस्था की वो एक जरूरत थी, इलेक्शन, वो हिसाब से इलेक्शन हुए, और वो इलेक्शन के अंदर का ये नतीजा रहा कि ऐसे आदमी के हाथ में हमने हमारा देश दिया कि देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसे बोलने वाला पंतप्रधान ने पूरा देश बेच दिया। अच्छा, बेचा तो बाबा अच्छे भाव में बेच, अच्छे लोगों को बेच, बेचने के लिए और खरीदने के लिए
दो जन बेचने के लिए मोटा भाई, खरीदने के लिए भी दो ही मोटा भाई, अडानी और अंबानी। और बेच कितने में रहे हैं? मैं आपको उदाहरण दूंगा। एयर इंडिया, एक बिल्डिंग है एयर इंडिया की मुंबई के नारीमन पॉइंट के ऊपर, ट्राइडेंट होटल के बाजू में एयर इंडिया की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की कीमत है 55,000 करोड़ रुपया, 55,000 करोड़ एक बिल्डिंग। एयर इंडिया की कितने हवाई जहाज है, कितनी संपत्ति है, अनगिनत, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और पूरा एयर इंडिया, जिसकी एक बिल्डिंग 55,000 करोड़ की थी, पूरा एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बिक गया। किसने सवाल किया? मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा पवन हंस का। पवन हंस कंपनी हर साल गवर्नमेंट को 400 से 500 करोड़ रुपया मुनाफा गवर्नमेंट को देती थी, हर साल देती थी। 400 से 500 करोड़ रुपया मुनाफा कमाने वाली पवन हंस, और उसके बाद में कम से कम 1,20,000 करोड़ की जिसकी संपत्ति है कुल, जिसके क्या बोलेंगे उसको, वो हेलीपैड से लेकर तो सारे, और हेलीकॉप्टर्स, 20,000 करोड़ रुपए का जिसका एसेट्स है। और एसेट्स तो आपको मालूम है कि सारे के सारे डिप्रिसिएटेड वैल्यू में एसेट बताए जाते हैं। तो जो ओरिजिनल एसेट तो काफी करीब 1 लाख करोड़ के एसेट्स हो गए टोटल, नॉन डिप्रिसिएटेड अगर वैल्यू निकाली उसकी। तो ऐसी पवन हाउस कंपनी 250 की 250 करोड़ में बेच डाला इन्होंने। जो मुनाफा साल में 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ देती थी, पेपर पे है। ऐसी सारी कंपनियां बेच रही है, और खरीदने वाले सिर्फ 2 आदमी हैं, सिर्फ खरीद। कितने लोगों ने रास्ते पे किस लिए उतरना चाहिए था? कौन सी चीज के लिए रास्ते पे उतरना चाहिए? एक भी आदमी रास्ते पे उतरने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखने को तैयार नहीं। कम से कम 50 लोगों को बोला रही है तू आर्टिकल तो लिख। वो कंपनियों के जो लोग हैं उनको बोला कि भैया तुम लिखो इसके बारे में, जो हो रहा है उसके बारे में। मुझे कोई आर्टिकल मिलता नहीं है, मैं तो छापने के लिए तैयार हूं। आज परिस्थिति मित्रों इतनी खराब हो गई है देश के अंदर कि मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि करे क्या। अच्छा क्या है कि करूं? अगर मैं सोचूं कि साले अपने सर के बाल उखाड़ू तो साले वो भी निकल गए सारे, अभी वो भी बचे नहीं, वो भी टक्कल हो गए। बातें ऐसी है मित्रों कि ये सारी चीजें जो हमारे देश के अंदर चल रही है, इसके लिए अगर हमको कुछ करना है तो देखो मूल रूप में उसके जड़ में हाथ डालना पड़ेगा। और जड़ का विषय एक ही है कि पार्टी लेस इंडिया। अगर इलेक्शन में सुधारना करनी है ना सुरेश भाऊ, तो सिंपल विषय है पार्टी लेस इंडिया। तो पार्टी लेस इंडिया का मतलब क्या है? भाजपा, कांग्रेस, जो भी पार्टियां है, तो ये पार्टी का इनका मतलब क्या है? इनका मतलब एक ही है कि इनको जो इलेक्शन के जो सिंबल्स दिए है ना, सिंबल्स रद्द करो। नो पार्टी शुड हैव सिंबल, कोई सिंबल नहीं रहेगा। यानी अगर भाजपा के सामने मुझे लड़ना है तो वो उनका सिंबल, उनका जो भी कमल है, वो कीचड़ का है या काय में है, वो अपने को नहीं है मालूम, वो देखेंगे। वो पंजा है, खूनी है कि क्या है, वो भी देखेंगे बाद में, लेकिन है तो सही। वो 5 साल पूरा का पूरा या इतने सालों से वो उनका चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। और सुरेश माने को या मुझे अगर खड़ा रहना है इलेक्शन में, तो मुझे मेरे चिन्ह का प्रचार करने के लिए समय कितना मिल रहा है? 15 दिन। तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड का इलेक्शन हो रहा है क्या? प्लेन लेवल फील्ड का इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक को तो इतना लंबा चौड़ा समय मिल रहा है, और उसके बाद में उसके पार्टी के जो भी प्रचार करने वाले लोग हैं उनका खर्चा इलेक्शन के खर्चे में आता नहीं है। और वो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे, भलाई अडानी का घूमे, भलाई अंबानी का घूमे, लेकिन घूम तो रहे। और हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे इसमें से कोई नेताओं को हमारे खैरे साहब ने बोले 1000 करोड़ दिए, 2 हेलीकॉप्टर दिए, पता नहीं है सही बात है, और उन्होंने डिनाइल तो किया नहीं है। अब के मित्र है मेरे ख्याल से वो, है ना? तो ऐसे इसके अंदर अगर करना है और लोकशाही अगर करनी है तो इलेक्शन की पहले सुधार होनी चाहिए, देयर शुड बी नो सिंबल। तो अगर सिंबल ही नहीं है तो कहने का मतलब ऑटोमेटिकली पार्टीलेस इंडिया हो गया। सिंपल विषय है। और दूसरा करना है, अगर सबसे बड़ी सुधारना करनी है, सबसे बड़ी सुधारना करनी है, आपने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको कोई फैसिलिटी मिलती है क्या?
गाड़ी में एंट्री नहीं, कुछ एंट्री नहीं, बराबर है ना। तो अगर आपने सादा वैक्सीन नहीं लिया तो अगर आपकी नाक दबाने की लोग कोशिश करते हैं, तो अगर आपने वोटिंग नहीं किया तो आपको ये देश की कोई सुविधा नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाना चाहिए, नो वोट नो प्रिविलेजेस। ये सबसे बड़ी सुधारना अगर हमारे देश में हुई, नो वोट, जो वोट नहीं करेगा उसको ना राशन मिलेगा, ना घर में पानी मिलेगा, ना बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना साला रेलवे में रिजर्वेशन मिलेगा, रास्ते से नहीं चल सकेगा, गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल करो साले का, आरटीओ के रोड पे, टोल के रोड पे नहीं चल सकेंगे। जिस दिन नो वोट नो प्रिविलेज ये काम करेंगे, ये देश के अंदर के सारी की सारी बातें होना चालू हो जाएंगी और उसके बाद में 100% लोग वोटिंग करेंगे। जिस दिन 100% लोग वोटिंग करेंगे तो जाके फिर सुरेश माने भी चुन के आ सकता है, प्रकाश पुरी भी चुन के आ सकता है, नहीं तो ये देश के अंदर सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, सिर्फ नोटों के ही थ्रू राजनीति चलेंगी और जो अभी तक के हो रहा है वही देश में और 75 साल चलते रहेगा और हम इसी तरीके से मीटिंगा लेते रहेंगे। मेरी आज उम्र 70 साल की है और 5-10 साल के बाद में हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं है। नमस्ते, धन्यवाद।